नहीं, फर्स्ट दबाना है, फर्स्ट फर्स्ट, बस छोड़ दो। हम्म हम लोग बात करें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी जो शेड्यूल 3 वाला पीएल एंड बैलेंस शीट, दो चीजें रहती हैं जो कि एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बनती हैं। उनके जितने भी आइटम्स हैं, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, फिर एक्सपेंडिचर में आती हैं सारी चीजें, वो सारी चीजों का हम लोगों की वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, बैलेंस शीट में हो गया, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड जितनी चीजें होती हैं उन सब चीजों की वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, सारी चीजों में कुछ पॉइंट देखे जाते हैं, मतलब 5 से 6 पॉइंट जो है पीएल में, और 5 से 6 पॉइंट इसमें बैलेंस शीट में। वही 5 से 6 पॉइंट हमको याद रखने हैं, समझ लो। और सारे आइटम्स हमको पता है कि स्टॉक क्या होता है, समझ लो, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है, फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, इन सब की हमें नॉलेज है क्योंकि हम लोग जो है अकाउंट्स पढ़े हुए हैं शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। ठीक है, नॉलेज है ना, ये हम मान के चल रहे हैं, ये एजम्पशन बेस है क्योंकि अकाउंट्स तो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा बेसिकली, ये पता होगा। तो इन सब चीजों की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो नहीं है अगर, तो कंपनी अभी चलेगी, उसमें पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है शेड्यूल 3 का, पूरे उसके क्वेश्चंस हैं वो सारे कराए जाएंगे, करीब 15-20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस पढ़ेंगे, फिर जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स को एक एक करके हम यहाँ पे जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें चेक करनी है, फिर अदर इनकम है उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें चेक करनी है। ऐसे करके सारे आइटम्स हमें देखने हैं। एग्जाम में इनका रिलेवेंस क्या है, एग्जाम में इतना नहीं पूछे जाते हैं ये सारे आइटम्स। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो लास्ट में हैं, ऑडिट ऑफ डिवेंचर्स, ये सारी चीजें, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, 2-4 पॉइंट्स हैं, ऑडिट ऑफ डिविडेंड, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उसमें लिखा हुआ भी है, बाकी हम बताएंगे भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है और बाकी कैसे इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इतना सारा है ये, इतने सारे आइटम्स हैं, अगर सारी चीजें रटने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि मगअप कर पाओ। ठीक है, इसका लिखने का एक पैटर्न है, तरीका है, वो बता देंगे भी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वाउचिंग क्या होती है। वाउचिंग इज बेसिकली चेकिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू मेक श्योर दे आर एक्यूरेट एंड जेन्युइन। वाउचिंग क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि हम लोग वाउचर्स निकाल निकाल के फिट करते हैं फाइल में, एक हमने एग्जांपल दिया था। वो वाउचर्स को हम लोग टैली में जो हमने एंट्री पास की है उससे वो मैच होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी सैंक्शन लेटर है या फिर पेमेंट रिसिप्ट है, इनवाइस जो होता है वो लगा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वाउचिंग करते हैं, उसकी चेक करते हैं। ठीक है, वो चेक किस लिए करते हैं कि वो जो एक्सपेंसेस या इनकम हो रही है वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको चेक करने रहते हैं। सबसे पहला है कि जो ट्रांजेक्शन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, कोई इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। मेकिंग श्योर ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विदाउट एनी मिसिंग वंस, कोई भी ट्रांजेक्शन में मिसिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अभी हमने बताया कि डॉक्यूमेंट आपके पास एविडेंस होने चाहिए उस इनकम के या उस एक्सपेंडिचर के। चेकिंग इफ द ट्रांजेक्शन हैज द राइट डॉक्यूमेंट्स लाइक रिसिप्ट्स और इनवाइस, रिसिप्ट्स होने चाहिए या इनवाइस होने चाहिए। अच्छा, रिसिप्ट्स और इनवाइस दोनों में क्या डिफरेंस है, रिसिप्ट्स एंड इनवाइस पता है? इनवाइस रसीद वैसे कार्ड दे दी जाती है कि भैया सामान बाकी बात उठा लेना। इनवॉइस अपलोड उसकी हिस्ट्री में निकलता है, प्रिंट आउट रसीद तो पेपर पे कार्ड है, तो बताएगा, बहुत बेसिक चीज है। इनवाइस कोई धंधे वाला लड़का बैठा है बिजनेस, क्यों अयन? सर हमको इनवॉइस में टैक्स एस्पेक्ट होता है, रिसिप्ट में नहीं होता है, और दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं तुमको पता चल रहा है? पेमेंट फैक्टर होता है क्या? इनवॉइस में पेमेंट जब हो जाती है तब वो जनरेट होता है, रिसीप्ट में आप जैसे एडवांस पे कुछ ये भी
ठीक है। तो इनवाइस बेसिकली पेमेंट के लिए बनाया जाता है, इनवाइस पेमेंट करने के लिए। रिसिप्ट्स क्या होता है, रिसिप्ट्स में आपका टैक्स वगैरह भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। तो इसमें बेसिकली टैक्स और डिस्काउंट सब बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करके तब इनवाइस बनता है। इनवाइस का एक बेसिक फॉर्मेट होता है, उसी को फॉलो करना होता है, रिसिप्ट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है स्पेशली। क्लियर। फ्रॉड चेक करना होता है, इंश्योरिंग देयर आर नो फेक और अनएथोराइज्ड ट्रांजैक्शन। अनएथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हमने बताया कि एक सैंक्शन लेटर लगा होता है कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसकी जो हायर अथॉरिटी है हमारी, उससे हमको सैंक्शन लेना पड़ता है कि हम ये एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन में करने जा रहे हैं। तो सैंक्शन लेटर लगा होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो एथोराइज्ड ट्रांजैक्शन है, मतलब हायर अथॉरिटी ने उसको एथोराइज्ड किया है, अप्रूव किया है। ठीक है। टाइम एंड रिलीवेंस, मतलब आपको ये कंफर्म करना है कि मान लीजिए आप 24-25 की अकाउंटिंग चेक कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुआ है वो 24-25 का ही होना चाहिए। ठीक है। कंफर्म करना है ट्रांजैक्शन आर फॉर द राइट टाइम पीरियड एंड द रिलेवेंट फॉर द कंपनीज एक्टिविटीज। और रिलेवेंट है, कोई अनरिलेवेंट एक्सपेंसेस वगैरह चार्ज नहीं किए गए हैं। वाउचर्स, इंश्योरिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स आर अवेलेबल फॉर रिव्यू। जो भी वाउचर्स वगैरह अवेलेबल है उससे रिलेटेड वाउचर्स हमने बताया था, जो टैली पे जर्नल वगैरह पास किए जाते हैं उसी का प्रिंट वर्जन होता है वाउचर्स। ठीक है। वाउचर्स उसी का प्रिंट वर्जन होता है। आपके जो बैंक वाउचर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। जो कैश वाउचर्स होते हैं वो जिस कलर की वॉल है, किस कलर की है, कौन सा कलर है, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कलर के वो कैश वाउचर्स होते हैं। ठीक है। सबका अलग अलग कलर डिफाइन होता है। ठीक है। उसके ऊपर लिखा होता है कैश वाउचर, बैंक वाउचर, ऐसे करके स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। ये सब अभी जब आप आर्टिकल से करोगे तब ये सारी चीजें देखोगे, क्योंकि उसमें वाउचर्स आपसे खुद निकलवाएंगे। अगर हो सकता है, अगर कंपनी वंपनी में किया, कोई पीएसयू वगैरह में किया तो वहां ये होता है। अगर फर्म में करोगे तो फर्म में ये वाउचर वाउचर नहीं लगते हैं, फाइल वाइल ये नहीं बनती, वो खुद दूसरों का चेक करते हैं। ठीक है। एथोराइजेशन, चेकिंग इफ ट्रांजैक्शन आर अप्रूव्ड बाय द राइट पीपल। ट्रांजैक्शन आपके राइट पीपल से अप्रूव हुए हों। वैल्यू एक्यूरेसी, कंफर्म करना है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो किए गए हैं वो करेक्ट मनी अमाउंट में हुए हों। करेक्ट मनी अमाउंट में मतलब कि जो टैली पे हैं वो आपके जो है वाउचर में भी दिख रहे हैं और वही इनवाइस पे दिख रहे हैं। इनवाइस में क्या होता है, जैसे मान लो 1 लाख का सैंक्शन हुआ है तो इनवाइसेस हो सकता है 20-20 हजार के काटे गए हैं, 5 इनवाइसेस। तो सबको कैलकुलेट करके चेक करना होता है कि अमाउंट सेम होनी चाहिए। अगर अमाउंट में कोई मटेरियल जो है इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, अगर 10-20-50 रुपए तक का आ रहा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है 1 लाख में, मान लो 10,000 रुपए का कुछ नहीं मिल रहा है तो मटेरियल इम्पैक्ट है, तो उसका ऑब्जर्वेशन हमें डालना पड़ता है। क्लियर। रिलेवेंस, मेकिंग श्योर ऑल ट्रांजेक्शन आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज ऑपरेशन। जो भी ट्रांजेक्शन है वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए। करेक्ट अकाउंटिंग, वेरीफाई करना है कि करेक्ट अकाउंटिंग जो है वो फॉलो की गई है कि नहीं की गई। जैसे कैश बेस्ड अकाउंटिंग होती है, अप्रूवल होती है, तो जो प्रिंसिपल जिस कंपनी के ऊपर लग रहा है, कहीं शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट लग रही बननी है, जैसे बैंकिंग कंपनी उनकी अलग बैलेंस शीट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उनकी अलग बैलेंस शीट बनती है, अभी कंपनी में पढ़ोगे। ठीक है। तो जिस टाइप की अकाउंटिंग हो रही है उस टाइप की अकाउंटिंग वहां फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही। ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल समरी लिखी है कि वाउचिंग हेल्प्स ऑडिटर फाइंड मिस्टेक, स्पॉट पोटेंशियल फ्रॉड ढूंढने में, एंड मेक श्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके एक्यूरेट हैं, रिलायबल हैं, ये पता करने में मदद देता है। अब ये जो क्या बोलते हैं आपके हेडिंग्स हैं, इन्हीं को पढ़ के आप अंदर का लिख सकते हो। अंदर का एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हेडिंग पढ़ पढ़ के समझना है ऑडिट को। ऑडिट को याद नहीं करना है, जितनी बार पढ़ पढ़ के समझोगे उतना ज्यादा याद होगा। अगर आज याद करोगे आप 2 दिन बाद भूल जाओगे, इसीलिए समझना है इसको। अब वेरिफिकेशन क्या होता है पहले बताते हैं। वाउचिंग वेरिफिकेशन एग्जाम में आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। Verification is all about making sure that what written in the company's financial statement is accurate and true। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के लिखा है वो एक्यूरेट एंड ट्रू है, मतलब वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन का मतलब वहां पे वाउचिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं चीजों को। इसमें भी होता है एग्जिस्टेंस देखेंगे। चेकिंग इफ थिंग्स लाइक एसेट्स एंड डेब्ट्स लिस्टेड एक्चुअली एग्जिस्ट व्हेन दे आर सपोज्ड टू। इसका क्या मतलब हुआ,
इनवॉइस में जीएसटी होता है बोलो। तो आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जितने आपके डेट्स और एसेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो एक्चुअली हाँ, जितने भी आपके डेट हैं या फिर एसेट्स में कार है, मशीनरी है, वो एक्चुअली आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगी है कि नहीं लगी। मतलब एक्चुअली में जो चीजें आपकी बैलेंस शीट पीएनएल में लगी लिखी हुई हैं वो एक्चुअली में हुई हैं या फिर एसेट्स वगैरह हैं तो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आप हेडिंग से ही समझ जाइए एग्जिस्टेंस। क्लियर। ओनरशिप एंड कंट्रोल, फिगर आउट हु really owns control these thing at the time of reporting। जिस टाइम रिपोर्टिंग हो रही उस समय इस कंपनी का ओनर क्या है, कौन है। जैसे दूसरी कंपनी में अमलगमेट हो गई है, ठीक है, लिक्विडेशन हो गया कंपनी का, तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा इस समय रियल ओनर कौन है। ठीक है, फाइंड करना पड़ेगा कि ओनरशिप एंड कंट्रोल किसका है। जैसे देखते हो नेता लोग होते हैं, ठीक है, कंपनी किसी और की चल किसी और के नाम पे रही है, ठीक है, तो उसमें फ्रॉड वगैरह के केसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ऑडिटर का ये भी काम होता है कि ट्रू ओनर का पता करें। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग श्योर द कंपनी फिजिकली हैज दीज थिंग्स। जो ऊपर थिंग्स देखी आपने, ये फिजिकली उसके पास होनी चाहिए। एसेट्स वगैरह आर रिकॉर्डेड इन देयर बुक, जो बुक्स में रिकॉर्डेड की हैं फिजिकली उनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। चार्जेस चेकिंग इफ देयर इज एनी लीगल क्लेम ऑफ डेब्ट अगेंस्ट दीज थिंग। जो आपकी कंपनी में एसेट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई चार्जेस बैंक में तो नहीं क्रिएटेड है। चार्ज समझते हो ना सब लोग, सब लोग समझते हो चार्ज। चार्ज क्या होता है बताएगा कोई? नहीं। किसी एसेट्स को हम बैंक में रख देते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कहा जाता है उस एसेट्स पे चार्ज क्रिएट है। ठीक है, तो अगर चार्ज क्रिएट है तो वो चार्ज मेंशन होना चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो अगर मेंशन नहीं है तो वो भी ऑब्जर्वेशन में डाला जाएगा। एक्यूरेसी एंड इन बुक कीपिंग, इंश्योरिंग दैट थिंग्स आर लिस्टेड करेक्टली इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स। जो सारी चीजें हैं वो करेक्टली लिस्टेड हैं कंपनी के रिकॉर्ड्स में। वैल्यू चेक कंफर्म किया जाएगा, जो कंफर्म इफ दीज थिंग्स आर प्राइस्ड करेक्टली। जो एसेट्स वगैरह हैं सारी चीजें हैं उनका सही से प्राइस जो है लिखा गया है। सारे रूल्स वगैरह जो लग रहे हैं वो फॉलो किए गए। जैसे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन वगैरह लग रहा है, एप्रिसिएशन लग रहा है, वो सारे लग के रूल्स लगा के करेक्ट प्राइसिंग रखी गई है कि नहीं रखी गई। डिस्क्लोजर चेकिंग इफ द कंपनी हैज शेयर्ड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जो भी लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड था इन चीजों के बारे में वो सब लॉ को दी गई है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन की वो दी गई है मीनिंग, ये पढ़ लो। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे आ जाते हैं असर्टेन्स पे। असर्टेन्स क्या होता है? इट मींस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन whether express or implied related to items of financial statement. So ascertains means claim or statement or representation given by management to auditors। मतलब मैनेजमेंट जो क्लेम्स देते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, मतलब ये सारी चीजें मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है, मैनेजमेंट जो अपने हैंड से दे रहा है चीजें, मैनेजमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट लेता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमारे हिसाब से बेस्ट ऑफ द माई नॉलेज है। समझ रहे हो, मतलब हमारे हिसाब से सही है। अब आप उसको चेक कीजिए। तो असर्टेन्स का मतलब होता है जो क्लेम्स और स्टेटमेंट या फिर जो रिप्रेजेंटेशन हमें मैनेजमेंट देता है जो उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, जिसकी हम चेकिंग करते हैं। चेकिंग हम किसकी करते हैं? जो मैनेजमेंट हमें रिकॉर्ड देता है, जो उसने जर्नल बनवाए हैं, लेजर बनवाए हैं, खुद तो बनाता है नहीं है, वो एक अकाउंटेंट रख के वो बनाता है, उसको चेक और ऑडिटर करता है।
बताया था सेक्शन 144 में कि ऑडिटर जो है वो आपकी बुक कीपिंग वगैरह की सर्विसेज नहीं दे सकता है, मतलब ऑडिटर खुद थोड़ा ना बनाएगा, कोई दूसरा मैनेजमेंट बनवाएगा और ऑडिटर उसको चेक करेगा। तो मैनेजमेंट जो चीजें दे रहा है उनको हम लोग असर्टेंस बोलते हैं, जो क्लेम्स कर रहा है उनको हम लोग असर्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? अब अगर देखा जाए तो एसेट्स एंड लायबिलिटी के केस में सबसे पहला पॉइंट, अब हम लोग देखें तो हमको कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटी चेक करना है, शेयर कैपिटल, लोन वगैरह, डेब्ट वगैरह, तो हमको ये 6 चीजें देखनी है। 6 चीजें के अलावा कुछ नहीं देखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर चेक करना है तो 5 चीजें देखनी है। मतलब पॉइंट कोई भी हो, जो है बैलेंस शीट में हमको 6 चीजें देखनी है, और इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में मतलब पीएल में हमको 5 चीजें देखनी है। 5 हेडिंगें इसमें, 6 हेडिंगें उसमें याद करनी है, बाकी सारे पॉइंट्स हमें पता है। समझ रहा हूं? तो 6 चीजें क्या है? सबसे पहले एग्जिस्टेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटीज बैलेंस एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट और नॉट। मतलब जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई हैं वो जिस डेट को रिपोर्टिंग हो रही उस डेट को मौजूद है या नहीं मौजूद है, मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। कंप्लीटनेस, all assets and liabilities and equity balances that were supposed to be recorded have been recorded or not। जो भी आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं जो हैं उनको आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ का मतलब है करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड की चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम 25-26 की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 25-26 की ही एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में होनी चाहिए, उसके अलावा आगे या पीछे की नहीं होनी चाहिए। क्लियर? वैल्यूएशन, वेदर as all assets liabilities और इक्विटी हैव बीन, जो उनकी वैल्यू है वो डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के बाद लिखी गई है कि नहीं लिखी गई। कोई भी ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो उसको बढ़ाया और घटाया जाके लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। क्लियर? मतलब कि जो हमारी कहते हैं ना रिवैल्यूएशन वगैरह का इंपैक्ट डाल के बैलेंस शीट बनाई गई कि नहीं बनाई गई। समझ में आया? रिवैल्यूएशन मतलब एसेट्स और लायबिलिटी में जो आपके प्लस माइनस चीजें हुई हैं उनका इंपैक्ट बैलेंस शीट में हम डालते हैं, तो उनका इंपैक्ट डाल के हमारा जो है बैलेंस शीट बनाई गई कि नहीं बनाई गई है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वेदर इक्विटी हैज a right on assets, that the title of ownership of assets in case of liabilities whether equity has the obligation to repay। मतलब जो assets वगैरह हैं उसका टाइटल ओनरशिप कंपनी के पास होना चाहिए, जो डेप्ट वगैरह है वो डेप्ट वगैरह भी कंपनी के ही होने चाहिए, मतलब डेप्ट वगैरह भी कंपनी के नाम के ही होने चाहिए। समझ लो? presentation and disclosure, whether assets and liabilities and equity have been properly classified presented under the proper head। proper head का मतलब जैसे शेयर कैपिटल के अंदर एक हेड है, ठीक है, इसके जो है ऊपर होता है, जैसे सबसे पहले आता है लायबिलिटी, पता होगा, उसके बाद क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद आता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है, ये आता है। तो ये क्या है? इसका हेड है। तो प्रॉपर हेड के अंदर जो चीजें क्लासिफाई की गई हैं वो चीजें जो है प्रॉपर हेड के अंदर लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई। जैसे कि यहाँ पे आता है करंट करके, तो इसके अंदर आता है बैंक, कैश, डेटर, तो ये चीजें इसी हेड के अंदर लिखी होनी चाहिए। समझ रहे हो? करंट एसेट्स के अंदर तो एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी डिस्क्लोजर वगैरह देना चाहिए जैसे नोट टू अकाउंट वगैरह में जो नोट नंबर नहीं बनता है अगले पेज पे, जो भी डिस्क्लोजर वगैरह देना है आपको, जो भी एजम्पशंस आप ले रहे हैं अकाउंटिंग करते समय वो सब आप लिखेंगे। ये 6 पॉइंट हैं। इन्हीं 6 पॉइंट के जो है बेस पे आपको सारी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं उनका ऑडिट करना है। ये 6 चीजें चेक करनी है, तो ये बैठा लो दिमाग में कि कोई भी चीज, कोई भी हेड हमें चेक करना है, ये 6 चीजें देखनी है। हो गया ऑडिट। समझ लो? एग्जाम में कोई भी हेड आ जाए 6 पॉइंट याद रखनी है। ठीक है? चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन ये 2 पॉइंट पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये समझ लो, फिर हेड पढ़ते जाना है। समझ लो? मेन जो काम की बात है वो यही है कि हमको हेड समझना है कि किस हेड के अंदर क्या क्या आएगा। अब देखोगे ऑलमोस्ट सारे हेड सेम है इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है, और ये सबको पता होगा शेड्यूल 3 में पहले बैलेंस शीट बनती है फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। ठीक है? नहीं बता? शेड्यूल 3 तुम लोगों ने 12th में नहीं पढ़ी है?
पढ़ी है ना? ऐसा होता है ना कि हम गलत बता रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं क्या? इसमें ये होता है कि हम लोग भी जब पढ़े थे तो बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बना लेते थे, पेज छोड़ देते थे, उसके बाद पीएल बनाते थे। एग्जाम में भी यही करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। समझ रहे हो? बाकी अमित सर से पूछ लेना, वो अकाउंट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा तो यही रूल था। हम सीएमए में भी जब कंपनी अकाउंट्स में आता है क्वेश्चन कंपलसरी आता है 14 नंबर का, हमारे टाइम पे आता था 14-15 नंबर का एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, 2-3 पन्ने का, समझे? तो उसमें जो है पीएल बनता था, पहले पीएल बनाते थे क्योंकि पीएल का बैलेंस शीट में जाता था, तो पीएल बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन जगह बैलेंस शीट की पहले छोड़ देते। इसीलिए इसमें भी देखोगे पहले बैलेंस शीट के बारे में बताया गया है, फिर पीएल आया है। हम रीजन बता रहे हैं इसमें। बाकी किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इसमें। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें होंगी, वही चीज सबसे पहले क्या आएगा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज एक्चुअली अकर्ड और नॉट। मतलब मान लो टेलीफोन एक्सपेंसेस लिखा है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्चुअली में हुए हैं कि नहीं हुए हैं, समझे? हमने लिख दिया रेंट यहाँ का 1 लाख रुपए, एक्चुअली में 1 लाख रुपए रेंट है कि नहीं है? जो एक्सपेंसेस एंड इनकम हुई है वो एक्चुअली में अकर्ड हुई है कि नहीं हुई? ठीक है, तो अकरेंस हमें देखनी है सबसे पहले। कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एक्चुअली अकर्ड एंड रिलेटेड टू द एंटिटी, मतलब जो एंटिटी में आप वर्क कर रहे हैं, जो कंपनी है, उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस होने चाहिए, रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। कट ऑफ मतलब करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। कट ऑफ का मतलब करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड है, हमेशा लिखना है ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। वहां पे क्या है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। खाली यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज करना है, समझ रहे हो? सारे पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। ये वाला मेजरमेंट, ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एट देयर, क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी प्लस माइनस हो रहे हैं उसमें उनका इंपैक्ट डाल के हमको रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो भी इंडेस एएस लग रहे हैं, जो भी प्रॉपर हेड वगैरह हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड करना चाहिए, डिस्क्लोजर वगैरह देके। समझ में आया? अब ये सारे पॉइंट्स अभी के अभी याद होने चाहिए। 6 पढ़ो, इसमें खाली मेजरमेंट नहीं है, ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटी, यहाँ पे खाली मेजरमेंट नया है, बाकी सारे तुम्हारे वही पॉइंट है, समझ रहे हो? केवल ये मेजरमेंट वाला नया है पॉइंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो ये याद रखना है। इसका अपने हिसाब से कोई एक्रोनियम बना लेना, अपने अपने हिसाब से, जो भी तुम्हारे हिसाब से बन पाए, तो वो याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये 6 हेडिंग है, तुम्हें एग्जाम में जरूर लिख के आनी है, कोई भी अगर जो है हेड आ जाए। पढ़ लो इस पेपर। एंड ऑफ नहीं, लास्ट नहीं, फर्स्ट। क्या हैवी लगवा दिए? अपने हिसाब से लगवाया। छब्बीस पे फैन चल रहा है, 26 पर हम आज तक एसी नहीं चलाए कभी। हमने 0.7 कर दिया, मतलब 0.710 पे चल रहा है। क्या हुआ? अभी अगले अटेम्प्ट तक क्लासरूम और चेंज हो जाएगा। जो लोग बच्चे पास हुए हैं उनको फॉर्मल पहन के आना चाहिए था, इंस्टीट्यूट जाना है? आप लोगों को खाली ये नहीं है कि जो है कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओ, अंदर से फील आनी चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट हो, लोगों को दिखना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट हो। इंस्टीट्यूट में अभी बोल देंगे तो बुरा लगेगा तुम लोगों को, समझ रहे हो? 2-3 बार बोल चुके हैं, तभी हमने कल शायद बोला भी था। तुम लोग चले गए थे, उसके बाद हमने बोला था कि फॉर्मल्स में आना। इतना पास हुए हो, खुशी में जाओगे, अगर किसी ने कुछ बोल दिया सारी खुशी खराब हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो
कोशिश किया करो कि कभी भी इंस्टीट्यूट किसी भी फंक्शन में जाओ तो फॉर्मल्स में जाओ। ऐसे हम भी अपना नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन कहीं अगर किसी भी फंक्शन में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी फर्म में जाते हैं, तो अगले वाले इंसान को लगना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हैं। समझ रहे हो? दूसरों में आप में फर्क क्या रहेगा? आप भी वैसे जींस टी शर्ट पहन के चले आ रहे हैं, बगला भी, रिक्शे वाला भी जींस टी शर्ट पहन के चला आ रहा है, कोई फर्क रहेगा? ये बताओ। आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो? डिफ्रेंशिएट क्या आप डिग्री निकाल के तो वहां दिखाओगे नहीं। डिफ्रेंशिएट आपके अपीयरेंस से ही होगा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं या क्या है। और हर जगह पे फिजिकल अपीयरेंस का 20 to 30% इम्पैक्ट पड़ता है। आप चाहे जॉब के लिए चले जाएं, ठीक है, चाहे आप और किसी काम के लिए चले जाएं, समझे? हर जगह फिजिकल अपीयरेंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमने प्रैक्टिकली ये चीजें देखी हैं फिजिकल अपीयरेंस वाली। जैसे काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत डिजर्विंग हैं, लेकिन दो चीजें, कम्युनिकेशन और फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो वो डिजर्व बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो उससे हाफ में सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं प्लेसमेंट वगैरह में। कुछ बच्चे अपने कोचिंग के लिए, नाम नहीं ले सकते, काफी लोग जानते भी होंगे, समझे? तो ये चीजें हम तुम लोगों को, जैसे कि जो बच्चे बन गए उनको तो कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन तुम लोग अभी सुधार सकते हो अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स। बाकी जो थोड़ी बहुत टेक्निकल थी वो तो जिन लोगों ने किया उनको पता है, टेक्निकल थोड़ा बहुत अपना हो गया है। बाकी जो है आपको अपनी लुक पे काम करना है। लुक का मतलब और कुछ मत लेना, आपकी ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। और दूसरी चीज अपनी कम्युनिकेशन पे, जो हेजिटेट होते हो, कहीं पे खड़ा कर दिया जाता है दो शब्द बोलने के लिए, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती, वो ना हो। क्योंकि मान लीजिए अभी ये आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे दिसंबर के बाद में, तो वहां प्रॉब्लम होगी। क्लाइंट के साथ आप बात ही नहीं कर पाएंगे, आपको कोई क्लाइंट काम ही नहीं देगा क्योंकि आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं उससे। समझ लो? तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा वर्क करो, क्योंकि जो लोग पास हो चुके हैं उनको तो बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, समझे? और एक चीज और, जो लोग पास हो चुके हैं ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना कि ग्रुप 2 तो ऐसे ही निकल जाएगा, ग्रुप 1 हो गया, क्योंकि ग्रुप 1 में तुमको प्रॉपर समय मिल रहा है, ग्रुप 2 में खाली बताया था 70-75 दिन बचे, ठीक है, और उसमें तुमको सब कुछ पढ़ना है। तो ये समझे रहना कि अगर ग्रुप 1 में इतना समय लगा है तो ग्रुप 2 भी अगर पढ़े होगे, सुन रहे होगे, ग्रुप 2 थोड़ा सा इजी है, इजी तब लगता है जब पास हो जाते हो। जब तक तुम पास नहीं होगे ग्रुप 2 भी इजी नहीं है, बात याद रखना। हम भी ग्रुप 2 में थे, ग्रुप 1 पास किए थे, हमको ग्रुप 2 ज्यादा टफ लग रहा था, अगर जो है सच बताएं, क्योंकि जो है उस समय 2016 सिलेबस था, तो ग्रुप 2 में आईडीटी भी थी और एफएम वगैरह भी थी, तो थोड़ा सा हमको ये लगता था कि चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। थ्योरी थी लेकिन तब भी सब्जेक्ट भारी थे, एफएम, मैनेजमेंट, ये सब चीजें भारी हैं आपके सब्जेक्ट। तो जरा सा भी ग्रुप 1 वाली मेहनत को ये मत करना कि कम कर दो, जितनी मेहनत ग्रुप 1 में की है। और अगर दोनों में तुमने बराबर मेहनत की तो तुमको नंबर ग्रुप 1 से काफी ज्यादा इसमें दिखेंगे। जैसे 200, 210, 215 के बीच में बच्चे रहे हैं, ठीक है, और अगर इतनी मेहनत तुमने ग्रुप 2 में कर दी तो 250 तक पहुंच जाओगे, सेम मेहनत। और मेहनत अगर कम कर दी तो कहो 200 नीचे पहुंच जाओ। सीरियसली बोल रहे हैं। इसीलिए जो है जरा सा भी लाइटली मत लेना, और इसमें ये मत करना कि स्पेशली दो सब्जेक्ट में, ओएमएसएम और इसमें कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में, कि ये छोड़ दें ये पढ़ लें, ये छोड़ दें ये पढ़ लें, ये वाली टेक्निक यहाँ दो सब्जेक्ट में मत अपनाना, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट आपको बचाएंगे। क्योंकि एफएम का पेपर कैसा भी आ सकता है, सजेस्टेड उठा के देख लेना, एक दो अटेम्प्ट से सही आया, लेकिन उसके पहले एक दो बार तो ऐसा आया कि हम लोग देख के वो हो गए थे कि क्या पूछ दिया है एमसीक्यू एमसीक्यू। पहले 2022-22 के पेपर देखना, 22-23 में शायद एक दो तीन अटेम्प्ट आए हैं। तो एफएम का पेपर, एफएम और उसका एफए दोनों खेल सकते हैं कभी भी, समझ लो? तो इसमें थोड़ा सा होशियार रहना एफएम वाले पेपर में। क्या चीज? हाँ, डरा ही रहे, ठीक है, डरना जरूरी है। इसीलिए जो है जितना भी हो गया है वो अपना करते रहो, ज्यादा खुश नहीं होना है। हम कल ही इतना बता रहे हैं कि पास हो गए हो तो अब तो जो है सेलिब्रेशन, फिर ये दिसंबर के बाद फिर दिक्कत देगा।
फिर जिस असमंजस में अभी थे उसी असमंजस में दिसंबर के बाद हो गए। और ये सोचो ग्रुप 1 ए काफी बच्चे हमारे नॉलेज में हैं जिनका ग्रुप 1 एक अटेम्प्ट में निकला है, ग्रुप 2 में 3-3 4-4 अटेम्प्ट लगे हैं, समझे। फाइनल में आते हैं काफी बच्चे, ग्रुप 2 में अटेम्प्ट लगे हैं, ग्रुप 1 एक ही बार में हुआ। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा तो ग्रुप 1 ऐसे ही निकल गया, समझ रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, ये सोचना है निकल गया, अब हमको उतनी ही मेहनत ग्रुप 2 में करनी है। एक उसको पॉजिटिव वे में लो, निगेटिव वे में नहीं, ठीक है। नहीं तो उनसे पूछो जाके जो उनका नहीं निकला है, समझे। बहुत बड़ा दुख होता है दोबारा पढ़ना वही बुकें, वो बुक खोली खोली नहीं जाती, एक बार हमें भी खोलनी पड़ी। मतलब हफ्ते 15 दिन तो मन ही नहीं होता कि बुक उठा के हम देखें। क्यों वो फिर सही बोल रहे हैं कि नहीं? हफ्ते 15 दिन बिल्कुल मन नहीं करता है बुक उठा के देखें। इसीलिए ऐसा कोई काम मत करना कि बुक दोबारा खोल के देखनी पड़े, समझे। बिल्कुल फ्लो में पढ़ते रहो। वो कल देखा तुमने कि जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं की थी, टेस्ट नहीं दिए थे, वो बच्चे पास नहीं हुए हैं मोस्टली, समझ रहे हो। जिन बच्चों ने क्लासेस की थी, टेस्ट दी थी, वही पास हुए। जो बच्चे बात नहीं मानते थे, चाहे वो 4 अटेम्प्ट दिए हैं चाहे 5 अटेम्प्ट दिए हैं, वो पास नहीं हुए हैं। ये रियलिटी है। तो अगर तुम लोग भी यही करोगे कि अब तो ग्रुप 2 है, इजी है, ऑनलाइन घर से कर लेंगे, अभी भी हम बोलेंगे वगैरह का। तो 14 नंबर की थ्योरी तुम्हें अटेम्प्ट करनी ही करनी है। क्या एफएम की हमने कब कहा? एफएम सर पढ़ाते हैं, हमें आता ही नहीं एफएम वगैरह, हम कहाँ पढ़ा देंगे। ऑडिट ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला आइटम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ऑडिटिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट, पार्टिकुलर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर हम बात करें, याद दिलाएं तुम लोगों को, तो नेट सेल आती है, मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न, ठीक है। ये अपना नेट सेल आता है, याद होगा, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि जो सेल है वो सही से रिकॉर्ड हुई है, मतलब उसी पीरियड की सेल है जिस पीरियड की हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। occurrence, the auditor check that all recorded revenue transaction are real, जो रेवेन्यू है वो रियल रेवेन्यू है, ठीक है, एंड ऑथेंटिक है। जैसे कि होता है दूसरे के नाम पे बिल करा लेते हैं, बिल बिकते हैं आईटीसी आईटीसी के लिए, ठीक है, बिल वगैरह बिकते हैं। तो जो सेल है वो आप ही की सेल हुई, ऑथेंटिक सेल है, आपने कहीं दूसरे फर्म की सेल तो इसमें नहीं दिखाई है, अपना टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि हमारी फर्म है, हम अभी रियलिटी अगर तुम लोगों को बताएं तो हमने जो है हमारे बुआ के लड़के हैं, उनके यहाँ अकाउंटिंग का काम होता है, ठीक है। हमने लड़का भेजा रखा है, उसको 3,000 रुपए देते हैं, हमने 20,000 की बिलिंग कराई है उसकी, समझ लो, क्योंकि हमारी फर्म का टर्नओवर बढ़ सके, समझ लो, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा जितना ज्यादा, उतने ज्यादा हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे उससे, क्योंकि हमारी फर्म का टर्नओवर अगर बढ़ रहा है तो लोगों की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, हमको जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलेंगे, टेंडर डाल सकेंगे हम, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सेल
ना कह के इसको अनऑर्गेनिक सेल कहेंगे। अनऑर्गेनिक तरीके से अपनी सेल को बढ़ाना, ठीक है। ऑर्गेनिक सेल का मतलब एक्चुअल सेल जो होती है, ठीक है। तो जो है सेल है वो ऑर्गेनिक एंड रियल सेल है, ऑथेंटिक है। दे वेरीफाई इनवाइसेस अगेंस्ट द अकाउंटिंग एंट्रीज, जो आपके इनवाइसेस कटे हैं, ठीक है, उसको अकाउंटिंग एंट्रीज से मैच करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था सेल वाले जो वाउचर्स होते हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं हम लोग कि सेल कितनी की हुई, मतलब बैंक से पेमेंट हुआ है या फिर कैश से हुआ, वो वाउचर्स हम चेक करते हैं कि सेल एंट्री, जैसे सेल करते हो तो पार्टिकुलर सेल की एंट्री कैसे होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, या फिर किसी का नाम होगा राम श्याम टू सेल्स, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी बुक में है और इससे रिलेटेड आपके वाउचर्स भी हैं, मतलब बिल वगैरह भी हैं, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। रिव्यू अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कोई भी अगर गड़बड़ी लग रही है चेक करो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन लग रहा है हमको, जो है गड़बड़ लग रहा है, तो उसको हम रिमार्क कर लेते हैं, कंपनी के अकाउंटेंट को बुला के पूछते हैं कि ये यहाँ पे सेल हमको तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, इसको समझाओ, वो एक्सप्लेन करता है। ये हम प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें बता रहे हैं कि ऐसा होता है। एंड कंफर्म ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर टू इंश्योर, क्या लिखा है, लेजिटिमेसी। हमको कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन चेक करने होते हैं, मतलब ये रैंडम बेसिस पे हम 2-4 ट्रांजैक्शन चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में सेल हुई है कि नहीं हुई है। दे आल्सो इंश्योर नो फेक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, कोई भी फेक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जो हमने बताया। अक्रेंस समझ में आया। अक्रेंस का अगर हम समराइज मीनिंग निकाले तो जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपके वो एक्चुअल होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, कोई भी फेक ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास हुई उसके अगेंस्ट में आपके इनवॉइसेस वगैरह होने चाहिए। क्लियर। कट ऑफ का मतलब है it's verified that revenue is recognized in the correct accounting period covering only sales and services, जो भी sales and services दी गई उस पीरियड में, मतलब कि मान लो 1/4/2024 से 31/3/2025 तक जो ट्रांजैक्शन है वो सेल इसी की रिकॉर्ड की गई, अगर हम 24-25 की बात करें। क्लियर। कंप्लीटनेस, the auditor confirm that all sale made during year आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू। जैसे होता नहीं रेक्टिफिकेशन वगैरह में देखते होंगे सेल की, लेकिन हमने दूसरे अकाउंट में उसको डाल दिया, ठीक है। तो जो भी हमने जो है सेल वगैरह उस ईयर में की हुई हो उसको हम एज अ रेवेन्यू ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रेवेन्यू ही रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है बैलेंस शीट एंड पीएल में रिकॉर्ड करना। रिकॉग्नाइज करने की मीनिंग होती है, यहाँ पे कई बार वर्ड आएगा। दे यूज कट ऑफ प्रोसीजर। कट ऑफ प्रोसीजर का मतलब होता है उसी अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हो टू इंश्योर ऑल ट्रांजैक्शन आर इंक्लूड एंड चेक फॉर एनी अनएथोराइज्ड एडजस्टमेंट्स नियर द ईयर एंड। कोई भी अनएथोराइज्ड एडजस्टमेंट अगर सेल वगैरह में हुए हैं तो उनको चेक करना। अनएथोराइज्ड मतलब जो एथोराइज्ड नहीं है, सेल में हम प्लस कर दे माइनस कर दे और ऊपर से वो सैंक्शंस नहीं। मेजरमेंट, रेवेन्यू इज चेक to ensure its accuracy measurement according to the accounting standard। accounting standard जो सेल वगैरह पे लग रहे हैं, AS इंड AS लग रहे हैं, उनको फॉलो किया गया, उनके अकॉर्डिंग मेजरमेंट हो रहा है। कोई भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसे तुम लोग 11th में पढ़े होंगे, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में मेंशन नहीं करते हैं, पढ़ा था। केवल मान लो 1000 की हमारी सेल है और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम 20% माइनस जरूर करेंगे, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। हम डायरेक्ट जो बैलेंस करेंगे वो 20% माइनस करके 800 से एंट्री पास करेंगे। समझ रहे हो। तो वो चीजें आपने की नहीं की। ट्रेड डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर आर रिव्यूड टू इंश्योर दे आर करेक्टली अकाउंटेड फॉर, मतलब करेंटली अकाउंटेड का मतलब है कि 800 रुपए पे अकाउंट किया गया है कि नहीं किया गया है। टैक्सेस एंड अदर चार्जेस कलेक्टेड थ्रू सेल इनवॉइस, जो सेल पे टैक्स वगैरह जा रहे हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि जब सेल इनवॉइस बनता है, जैसे मॉल में शर्ट वगैरह खरीदो तो उसपे देखो CGST 5%, SGST 5%, 10% ऐसे कट के आता है, तो वो कस्टमर से चार्ज किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं प्रॉपर्ली, वो सारी चीजें सेपरेटली रिकॉर्ड की गई हैं कि नहीं की गई हैं। समझ में आया। आगे हम बात करें अगर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, द ऑडिटर। अब देखो ये पीएल वाली चीज है तो इसमें 5 ही चीजें पूछी गई, देखा 5 ही हेडिंग्स है, सब में वही चीज है। The auditor ensured that the financial statement disclose revenue from different sources separately। हमें जैसे कि ये दिखाना है कि सेल हमारी कहां से आ रही है, ठीक है। जैसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे नोट नंबर होता है एक कॉलम, यहाँ पे डालेंगे 1 और आगे अगले पेज में नोट नंबर डालेंगे कि हमारी सेल कहां से कितनी हो रही है, क्रेडिट सेल कितनी हो रही है, कैश सेल कितनी हो रही है, और यहाँ पे टोटल लिखेंगे। यही टोटल हमारा जाके यहाँ अमाउंट वाले सेक्शन में आएगा।
समझ में आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 वाले सबने बनाए होंगे, हमें मान के चल रहे हैं। क्यों किसी ने नहीं बनाए हैं क्या? याद नहीं होंगे, 12th किए हुए जमाने हो गए तुम लोगों को। चलो कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा देंगे एक बार, अभी बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी पढ़ लो या दिखा दें तब पढ़ाएं? दिखा दें? समय लग जाएगा। बुक डाउनलोडेड है किसी के पास? नहीं होगी तब हम लोग वो लगते हैं। टाइम देखे रहे ना, पता चले मीडिया आके चली जाए। हैं? बताया नहीं है मुझे। अरे वहां पे 12 बजे के बाद ही सब काम होगा, जानते हैं इन लोगों को, जल्दी आज तक नहीं किया है। अब क्या एक एक लड्डू मिलेगा, एक लड्डू, बाकी और क्या होगा? और क्या चाहते हो तुम? तुमने क्या किया है ये बताओ? हैं? ऐसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा वो किया है, मतलब तुम्हारी नजरों में लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उनकी नजरों में थोड़ा ना है। इंटरव्यू होगा केवल 4-5 बच्चों का होगा, समझे? जिनकी जो है अभी लखनऊ में शायद सीए में 2-3 बने हैं इस बार, तो जो बने हैं उनका इंटरव्यू होगा, मीडिया वीडिया आएगी। तुम लोग क्यों हो? तुम लोग हो बुलाया क्यों जा रहा? तुम लोगों को लड्डू खिलाएंगे, उसमें फोटो में पेपर में फोटो आएगी, तुम लोगों को एक मटेरियल मिल जाएगा स्टेटस लगाने के लिए, स्टोरी लगाने के लिए, एक दिन के लिए लिंक्डइन पे डालने के लिए, समझ लो? जाना चाहिए। क्या करवा देंगे? ऐसा नहीं होता है, समझे? हाँ देखो ये तुम्हारा पीएल है। अब अगर यहाँ पे देखोगे ये नोट नंबर है, सब चीजों को पता होगा, ठीक है? सबसे पहला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है? अब यहाँ पे नोट नंबर 1 डालेंगे, रेवेन्यू की डिटेल्स लिखेंगे आगे हम लोग, समझ लो? उसके बाद अदर इनकम आती है, फिर इन दोनों को जोड़ के हमारी पूरी इनकम आती है, मतलब टोटल इनकम की बात करें, ये क्या है? 3rd नंबर पे टोटल इनकम है, क्लियर? उसके बाद एक्सपेंसेस हमारे आते हैं, सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। उसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में मोस्टली हम लोग ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखते हैं, मतलब स्टॉक इन ट्रेड लिखते हैं मेनली। उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेज इन स्टॉक, जो कोई परचेज वगैरह हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री वगैरह हुआ है, जो WIP है, फिनिश गुड्स है, उसका हम लोग बैलेंस लिखते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किए हो, बोनस वगैरह, वो सारे यही जाते हैं, ठीक है? उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट, डिवेंचर वगैरह की कॉस्ट, ये सब यहाँ इसमें जाती है। डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होते हैं सब इसमें जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस में जितने भी पीएल के एक्सपेंसेस बच जाते हैं वो अदर एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, टोटल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। 5वें पॉइंट में टोटल एक्सपेंसेस और इनकम को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, क्लियर? ये प्रॉफिट कौन सा आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, मतलब अभी इसमें टैक्स वगैरह एक्सेप्शनल आइटम उससे होते नहीं है, मेनली टैक्स होता है, तो टैक्स यहाँ पे माइनस होता है, ये देखो। उसके बाद 11th पॉइंट पे आपका आंसर आ जाता है। 11th पॉइंट के आगे आपको करने की क्वेश्चन नीड नहीं होती, क्लियर? टैक्स होता है करेंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, 2 टाइप के टैक्स होते हैं। अमित सर पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी अकाउंट चालू हो जाएगी अगर हम पढ़ाने लगेंगे, ठीक है? करेंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स 2 टाइप के होते हैं। कैलकुलेशन भी होती है डिफर्ड टैक्स की, करेंट टैक्स उसमें दे रखा होता है कि प्रॉफिट का इतने % होगा, 30% होगा, ऐसे करके तो वो कर लोगे। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें, अयान हंस क्यों रहे हो तुम? हैं? क्या तो फेस ही सर ऐसा है, स्माइल। हाँ, आगे हम बात करें अगर, तो
बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट देख लो, तुम लोग कह रहे थे देखने के लिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाता है, इसमें पहला हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में मेन रिजर्व आता है और प्रॉफिट आते हैं, ठीक है। उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये होता नहीं है शेयर वारंट से अगेंस्ट मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, कोई अलॉटमेंट के लिए मनी पेंडिंग है वो आ जाता है। उसके बाद एनसीएल आ जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह कोई है वो डाल देते हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज भी होता है, इसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वो आ जाती है। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म कोई प्रोविजन वगैरह अगर बनाए गए तो वो यहाँ आ जाता है। फिर करंट लायबिलिटीज में सारे शॉर्ट टर्म स्टेट पेबल क्रेडिटर वगैरह इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अपना एसेट्स आ जाता है, एसेट्स में नॉन करंट आ जाती हैं। ये जो एसेट्स वाला पार्ट है अमेंड हुआ था 2023 में, ठीक है। पहले यहाँ पे पीपीई नहीं आता था, ठीक है, जब तुम लोग पढ़े होगे, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। वैसे याद ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर याद ही नहीं तो सब नया ही नया लग रहा होगा, क्यों, है कि नहीं? ठीक है, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद सारी चीजें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट, ये सारी चीजें आके फिर टोटल हो जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटी का। अब इसमें आगे डिटेल में थोड़ा बहुत दे रखा होगा, इन सब के बारे में पढ़ लेना, नहीं तो अभी जो है अमित सर बताएंगे। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके, ये तुम्हारी कंपनी है, समझ रहे हो, और मतलब टफ नहीं है ये क्वेश्चंस, लेकिन ये समझ लो इजी भी नहीं है, समझ रहे हो। ये सब्जेक्ट ऐसा है, मतलब ये और ओएमएसएम, जिसमें तुम आराम से अगर सही से पढ़ोगे, मतलब हमको तो कोई ऐसे नोट्स तब बनाने के देने वाला था नहीं कि हम 3-3 4-4 बार रिवाइज कर सके, बुक ही से पढ़ना पड़ता था, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता था। तो बहुत आसानी से 80 नंबर स्कोर कर सकते हो इन सब्जेक्ट में, क्योंकि इस लॉ वगैरह में क्या है कि इस लॉ आ जाते हैं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ गया, इनमें डायरेक्ट आते हैं। बेनिफिट यही है, ग्रुप 2 का सिलेबस उतना ही है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम है, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो ग्रुप 1 का टफ आता है और ग्रुप 2 का इजी आता है, डिफरेंस इसमें है। मतलब पढ़ाई में अगर तुम देखोगे, पढ़ाई तुमको सेम रखनी पड़ेगी, लेकिन नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो पढ़ोगे सेम वही मिलेगा एग्जाम में। मतलब क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं इसके, ये क्वेश्चन के साथ खेले ज्यादा, एफएम के भी क्वेश्चन में नहीं खेलता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसमें अच्छे चांसेस हैं पास होने के। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे हम लोग, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में, उसमें सेपरेट प्रॉपर हेड के अंदर हमको रिकॉर्ड करना है, सच एज सेल ऑफ प्रोडक्ट हुई है, सर्विसेज से कितने हम गुड्स बेचे हैं, कितनी सर्विसेज से सेल हुई है, उसको हम अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो हो रहे हैं वो हम दिखाएंगे। एंड फॉर फाइनेंस कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो है डिस्क्लोज सेपरेटली। कोई फाइनेंस कंपनी है जिसका काम ही है लोन देना लेना, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी, तो इंटरेस्ट इनकम है उसके लिए, तो इंटरेस्ट वगैरह को अलग से वो डिस्क्लोज करेगा। क्लियर? एनी अनयूजुअल डिस्काउंट्स हैं या फिर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कंपनी में दिए गए हैं, उनको डिस्क्लोज किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में। जो नोट्स होते हैं, नोट टू अकाउंट्स जो भी बताया था नोट नंबर, उनमें सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। अब यहाँ पे समरी दिखी हुई है एसेंस में, इसको पढ़ लो, समझ में आया? सेल देखनी है, सीधी सी बात है। नेट सेल्स 5 पॉइंट में तोड़ के लिख दो, तुमको 4-5 पॉइंट का पढ़ लेना है, उसके बाद तुम खुद बना के लिखने लगोगे कि हमको क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्योंकि इतने सारे आइटम्स हैं, सबका याद नहीं कर पाओगे। एक बार इसको पढ़ लो, कोई डाउट हो तो बताओ। कोशिश करो कि जो क्लास करो उसी में चीजें तुमको 2-3 बार रीड करके यहीं पे रिवीजन हो जाए एक आधा, समझ लो, क्योंकि 3 महीने का थोड़ा सा समय कम बचा है हमारे हिसाब से। जिनकी प्रिपरेशन जरा सी भी नहीं है उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनको, उनके लिए
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है चीजें, समय थोड़ा सा कम है, तो दिवाली वाली मत मनाना इस बार। फिर पता चले वो क्या होता है, छुरछुरिया जला रहे हैं बाहर। हमारे फाइनल का पेपर था, तो उस वाली दिवाली में हम खाली 1 घंटे पूजा में बैठे थे बस, उसके बाद कमरे में घुस गए थे। जिस दिन वो नहीं होता पढ़ाई नहीं, जमघट वाले दिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं की जाती, उस दिन भी हम पढ़े थे। लाइब्रेरी खुली थी उस दिन जहाँ हम करते थे। इस एग्जाम में तुम लोगों ने देखा होगा कि जिनके 200 नंबर आए हैं, 201 आए हैं, 2 आए, 3 आए, 10 आए, 11 आए, उनकी बहुत वैल्यू है, उनको सब लोग कांग्रेचुलेट। जिनके 198 आए, 196 आए, उन्होंने भी मेहनत की, उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा, रो रहे हैं बेचारे। समझ रहे हो? तो जरा सी 2-4 दिन का केवल फर्क होता है मेहनत की। समझ रहे हो सकता है 2-4 दिन उन्होंने आराम कर लिया हो, आपने पढ़ लिया हो, बस उतने ही फर्क में वो पास हो जाते, उतने ही फर्क में वो फेल हो गए। जो 196 पे फेल हुआ वो 2 MCQ सही कर देता, 4 नंबर मिल जाता, पास हो जाता 200 पे। अब हमारे कल जो फ्रेंड की बात हो रही थी, वो गले पे बैठ गया है अपने पापा के। कह रहा आप CMA में नहीं करेंगे। हमने भी उससे कह दिया जो तुम्हारा मन नहीं है। कह रहा आप इतने अटेम्प्ट लग चुके हैं, अब जो है जॉब वॉब भी नहीं मिलेगी कैंपस में, तो क्या ही किया जाए, बिजनेस ही करेंगे। 10-15 करोड़ का टर्नओवर है पापा का, उसी को बढ़ाना है। वही हम कह रहे हैं कि तुमको जॉब करना ही नहीं चाहिए, समझे? वो भी मेडिसिन में है, होलसेल की मेडिसिन का कुछ है। जॉब करना चाहिए। हाँ, पापा से कहें सैलरी अपनी बंधवा लो पापा से कि हमको इतना पैसा दो। समझ लो जिस दिन पिछली बार रिजल्ट आया था वो फेल हो गया था, तो उस दिन उसने 25-30 लाख के वो काटे थे बिल वगैरह, एक दिन बैठ के, एक ही दिन बैठा था। समझ लो, हमको बता रहा था यही घर है उसका, समझे? रोड ही पे सोचो, रोड पे घर होगा, घर करोड़ों का है उसका। हम कहते हैं तुमको CMA करने की जरूरत ही नहीं है। उसका भाई पता नहीं कहाँ पे, उसका पैकेज 15-20 लाख का है, समझे? तो हम कहें तुम घर वालों के साथ रहो, हम कहें तुम CMA करो, अपनी प्रैक्टिस स्टेब्लिश करो। समझ रहे हो? प्रैक्टिस करो, घर में रहोगे तो जितना प्रैक्टिस में ग्रोथ है, पैसा है, जितना बिजनेस में उतना जॉब में कभी है ही नहीं। जॉब में तुम 25-30 साल बाद 1 करोड़ पे पहुंचोगे, 25-30 साल बाद जब तुम CFO वगैरह की पोस्ट पे जाओगे घिस घिसा के, तो 1 करोड़ जब तक जो है आप पहुंचोगे, 1 करोड़ खर्च करने की हो सकता है हालत में ना हो, क्योंकि जॉब वाले घसीटते बहुत हैं। और वही रेवेन्यू हो सकता है आप बिजनेस में 2-4-5 साल में अचीव कर लें। हम ये नहीं कह रहे हैं सबको कि वो करो, बिजनेस करो, लेकिन हम बता रहे हैं दोनों का डिफरेंस, समझे? जैसे प्रैक्टिस आपको बताएं कि दूसरे दूसरे सिटीज से आके लोग लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी इंस्टीट्यूट जाओगे, जितने भी लोग वहाँ काउंसिल में मिलेंगे खड़े हुए, सामने बैठे हुए, कोई भी लखनऊ का नहीं है, और सबकी लखनऊ की प्रैक्टिस है। समझ रहे हो? लखनऊ का बंदा प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा है अपने यहाँ, बाहर बाहर से आके लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ की मार्केट अच्छी है। अगर देखोगे लखनऊ में छोटे छोटे बिजनेसेस, जिनको लघु उद्योग बोला जाता है, वो बहुत चलते हैं, समझे? और उनमें GST वगैरह का काम बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? और CMA अगर हम देखें तो CMA का मेन काम जो इस समय चल रहा है, जिसमें वो पैसा बनाता है, वो GST का है, समझे? आप मान लीजिए, आप स्टार्टिंग से आपको कॉस्ट ऑडिट थोड़ा ना मिलने लगेगा। कॉस्ट ऑडिट 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 2-4 मिलेंगे। काम तो आपका GST तो आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं, कंपनी तो जितनी चाहे उतनी फाइलिंग कर सकते हैं, पैसा उनसे मिलेगा, समझे? तो बाहर बाहर से हम देखते हैं कि गोमती नगर में बढ़िया घर बनवाया है करोड़ों का। ऐसे लोग थे हमारे नॉलेज में है, जिनको खाने के बांधे थे CMA बनने के बाद, वो प्रैक्टिस स्टार्ट की, बिजनेस अपना स्टार्ट किया, आज जॉब वालों को पीछे छोड़ेंगे, समझे? तो बिजनेस के बाद उससे हम यही कह रहे थे तुम बिजनेस करो, बाकी अब कोई रास्ता बचा नहीं। अदर इनकम हमारे हिसाब से 10:44 45 तक क्लास थी। चलो ये कल पढ़ाते हैं,
कल से क्लास लंबी होगी, आज जाना होगा तुमको। अयन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट ग्रुप 2 का?